कि भाई काम करने के लिए सुबह आती है, आकर दरवाज़ा खटखटाती है, मालकिन उठती है दरवाज़ा खोलने के लिए, तो देखती है कि नौकर ने दरवाज़ा आज नहीं खोला। 3-4 बैल देने के बाद दरवाज़ा खोलने के लिए मालकिन ही उठती है। उठ के पूछती है कि हेमराज नौकर किधर है। तो वो कहती है बीबी जी मुझे पता नहीं है। वो कहती है कि वो दही लेने बाहर या दूध लेने गया होगा, तुम इधर ही खड़ी हो जाओ। तो वो भी आके दरवाज़ा खोल देता है, फिर अंदर आ जाना तो सफाई कर लेना। वो मेड कहती है कि मैंने आगे भी जाके सफाई करनी, बीबी आप अंदर से दूसरी चाबी ले आए और आके दरवाज़ा खोल दें। मालकिन अंदर जाती है, दूसरी चाबी लेके आती है, बाहर फेंकती है, वो बाहर फेंक दी है दरवाजा खोलने के लिए। नौकरानी बाहर से दरवाजा खोलती, इतनी देर में मालकिन का शोहर जागता है और वो भी लिविंग रूम में आ जाता है। वो क्या देखता है कि वहाँ पे डाइनिंग टेबल के ऊपर एक शराब की बोतल पड़ी हुई है और उसे खून के हाथ भी लगे हुए हैं। वो अपनी बीवी की तरफ देखता है और उससे पूछता है कि ये शराब की बोतल यहाँ पे कैसे आई। वो कहती मुझे नहीं पता। तो ऐसे वो जल्दी से कंफ्यूज होकर अपनी बेटी के कमरे की तरफ दौड़ती हैं। तो ये स्टोरी है क्या, चलो शुरू से शुरू करते हैं। नाज़रीन ग्रामी, इस घर में 4 अफराद रहते हैं। वो 4 अफराद कौन कौन है, चले जाके जानने की कोशिश करते हैं। अब मालिक रहता है राजेश तलवार, उसकी बीवी नुपल तलवार और उसकी बेटी और उसका एक नौकर हेमराज। नाज़रीन वो दौड़ के अपनी बेटी अरोशी के कमरे में जाते हैं। देखें अरोशी के कमरे का जो दरवाजा था वो अंदर से लॉक होने के बाद बाहर चाबी से ही खुलता था। तो चाबी जो थी उसके बाप के पास होती थी। वो अपने बाप जो उसका था वो अपने रूम में रख के तकिए के नीचे सोया करता था। लेकिन वो दरवाजे को थोड़ा सा धक्का लगाते हैं तो दरवाजा खुला ही होता है। अंदर जाके क्या देखते हैं कि उनकी बेटी के सर के ऊपर किसी ने कोई बड़ी सारी चीज मारी है और वो बेड के ऊपर मड़ी पड़ी हुई है और खून के धब्बे वगैरह भी लगे हुए हैं। तो इतनी देर में नौकरानी अंदर आती है तो मालकिन होती है, वो कहती है नौकरानी को, देखो ये राजेश क्या करके चला गया, हमारी बेटी अरोशी को मार के चला गया। तो मोहल्लेदार इकट्ठे होने शुरू हो जाते हैं। मोहल्लेदार इकट्ठे होते हैं, जिस क्राइम सीन के ऊपर किसी को नहीं आना चाहिए था वहाँ पे सारे मोहल्लेदार आ जाते हैं। मोहल्लेदार आने के बाद सिक्योरिटी गार्ड जो होता है उस मोहल्ले का, वो फोन करता है पुलिस वालों को। पुलिस आ जाती है। पुलिस आके नुपर तलवार से और उसके शोहर से बयान लेती है। वो कहते हैं हमारा जो नौकर था वो हमारी बेटी अरोशी को मार के नेपाल भाग गया, आप लोग जाके उसे पकड़ लो। तो पुलिस वाले देखते हैं कि सीढ़ियों के ऊपर भी खून के धब्बे से लगे होते हैं। पुलिस वालों को चाहिए था कि ऊपर जाके अच्छी तरह चेकिंग करते, लेकिन वो ऊपर जाने लगते हैं तो वो चाबी मांगते हैं हेमराज से। तो जो होता है नुपल तलवार का शोहर, वो चाबी अंदर ढूंढ रहा होता है, काफी देर लगती है, इसलिए पुलिस वालों को वो चाबी नहीं देता। वो उनके खिलाफ भड़कना शुरू हो जाता है कि जाके तुम नौकर को पकड़ो, वो मेरी बेटी को मार के चला गया, तुम ऊपर छत की तलाशी ले रहे हो। तो ये चीज वो कहता है तो पुलिस वाले चले जाते हैं। एक पार्टी पुलिस की जो होती है हेमराज को पकड़ने के लिए निकल जाती है नेपाल के लिए। तो दूसरी जो इन्वेस्टिगेशन की टीम होती है वो इन्वेस्टिगेशन कर रही है। नाज़रीन ग्रामी 15 साल ये केस चलता है। या भी होता क्या है, नौकर को जिसको पकड़ने जाते हैं वो तो नेपाल में मिलता नहीं है। उनके यहाँ जो 2 दिन पहले नौकर लगा होता है, इसने अपनी छुट्टी की होती है और अपने जगह पे एक और नौकर को भेजा होता है। तो बाद में जब वापस आता है तो ये जो नुपर तलवार होती है ये पहले वाले नौकर को कहती है कि तुम चले जाओ, हमारे साथ यही कंटिन्यू करेगा, यही ठीक है, इसे ही रहने दो। तो वो चला जाता है। पुलिस उसे पकड़ के ले आती है, लेकिन जो जिस बंदे का वो नाम ले रहे थे नौकर का, वो किधर गया। तो इतने में ये अपनी बेटी की हस्तियां बहाने चले जाते हैं अपने गाँव में। पीछे से घर खाली होता है, एक लुटायर पुलिस वाला वहां से गुजर रहा होता है, उसे पूरी स्टोरी का पता होता है। वो क्या करता है, वो घर में जाता है, ताले तोड़ता है, छत के ऊपर जाता है, छत का भी ताला तोड़ता है। ऊपर क्या देखता है कि ऊपर उनका जो नौकर होता है हेमराज, उसकी लाश पड़ी होती है। तो वो पुलिस को मंगवाता है। पुलिस को मंगवाने के बाद पुलिस आती है, क्यासराई लगानी शुरू कर देती है, क्या हुआ होगा। तो वो कहते हैं जी पहले पुलिस क्यासराई लगाती है कि नौकर ने कत्ल किया, उसको पकड़ने चली जाती है। तो वो नहीं मिलता तो उसका जो पहला मुलाजिम था उनको पकड़ के ले आती है। पहले पुलिस मीडिया में बयान देती है कि उस नौकर ने जो कत्ल हो गया है इसकी जगह पे आया था, तो इसने गुस्से में आके उसे भी मार दिया और आरुषि को भी मार दिया। तो ये कोई बयान फिट नहीं बैठता, क्योंकि जिनके हाँ वो नौकर काम कर रहा था उन लोगों ने बयान दे दिया कि ये उस रात हमारे घर पे हमारे साथ ही था। अब उस नौकर को साइड पे कर दे। दूसरा, ये अब आरुषि की माँ और बाप के ऊपर ये सारा शक आ जाता है, क्योंकि जिस नौकर के ऊपर ये इल्जाम लगा रहे होते हैं वो नौकर भी छत के ऊपर मरा पड़ा होता है। तो क्या करते हैं जी, अब आरुषि की माँ को तो छोड़ दिया जाता है, बाप को गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो अब पुलिस वाले जो होते हैं डीआईजी, वो ये स्टोरी सुनाता है कि बाप उठा रात को, उसने देखा अपनी बेटी को कि वो अपने नौकर हेमराज के साथ फिजिकल हो रही थी। वो फिजिकल क्यों हो रही थी उसके पीछे भी एक स्टोरी है। स्टोरी ये है कि उसका एक क्लिनिक है, क्लिनिक के ऊपर उसका मेडिकल अफेयर चल रहा था, मेडिकल एक्स्ट्रा अफेयर चल रहा था अपनी ही एक वर्कर के साथ। तो बेटी ने देख लिया था। अब बेटी को इस चीज के ऊपर गुस्सा आया और वो नौकर से ये बातें शेयर करना शुरू हो गई और ये आस्ता आस्ता इनकी करीबी बढ़ने के बाद ये भी फिजिकल होना शुरू हो गया। बाप रात को आया, उसने जब अंदर आके देखा तो उसने अपनी बेटी को गलत हालत में देखा, तो उसने गुस्से में आके अपनी बेटी को मार दिया और नौकर भाग के छत की तरफ गया, पीछे से वो नौकर को भी जाके मार देता है। पुलिस वाले जब ये बयान देते हैं तो अवाम को ये भी बयान हजम नहीं होता, क्योंकि एक बच्ची जो एक ही बेटी पैदा हुई हो और कोई औलाद भी पैदा ना हुई हो, वो भी टेक्नोलॉजी के जरिए पैदा की हो, तो ये बात हजम नहीं होती। तो पुलिस वालों के खिलाफ काफी
बयान आना शुरू हो जाते हैं। पुलिस वाले अपना बयान बदल लेते हैं। बयान बदलते हैं ये ऐसे कि इस बंदे का यानी कि ऋषि का बाप का अपनी क्लिनिक में मेडिकल एक्स्ट्रा अफेयर था, जिसकी वजह से उसकी बेटी ने देख लिया था। बेटी अपने बाप को ब्लैकमेल करती थी, तो बाप ने अपनी बेटी को कत्ल किया। कत्ल कर रहा था उतनी देर में हेमराज ने आके देख लिया। देख के वो ऊपर की तरफ भागा, छत की तरफ, पीछे से बाप ने जाके उसको भी कत्ल कर दिया। लेकिन ये भी स्टोरी फिट नहीं बैठी, तो ये केस लेके 2008 की ये बात है, ये केस पुलिस से लेके सीबीआई को दे दिया जाता है। अब सीबीआई जो होती है वो भी ये दो चीजों का खुलासा करती है। पहली चीज ये कि पहले मुलाजिम ने कत्ल किया है, दूसरी चीज ये कि बाप ने कत्ल किया, लेकिन उनके पास कोई सबूत नहीं होता। खैर सीबीआई वाले भी अब अदालत में चले जाते हैं। जिस तरह पुलिस ने पहले 2 स्टोरियां सुनाई थी अलग अलग, सीबीआई वालों ने भी 2 स्टोरियां सुना दी क्या सराई के सबूत के ऊपर। यहाँ पे मैं आप लोग को बता दूं, जब हेमराज की डेड बॉडी को छत के ऊपर से उठा रहे थे तो वहां पे भी एक खून से सना हुआ हाथ लगा हुआ था। पुलिस वालों ने उसे भी इग्नोर कर दिया। पहले तो नीचे जितना क्राइम सीन था सबको इग्नोर कर दिया। पहले मोहल्लेदार सारे घर में आ गए, क्राइम सीन का दचिया उड़ गई। फिर पुलिस वालों ने भी कुछ खास एविडेंस इकट्ठे नहीं किए, लेकिन बेडशीट जो थी उसको भेज दिया, और ऊपर शर्मा की जो वहाँ पे बोतल रखी हुई थी डाइनिंग टेबल के ऊपर शराब की, उसको भेज दिया। इस तरह एविडेंस थोड़े से इकट्ठे किए, लेकिन कोई चीज खुल के सामने नहीं आई। थोड़े अरसे बाद बाप को छोड़ दिया सीबीआई की टीम ने भी, और अदालत में अर्जी लगाई कि इस केस का खुलासा कुछ नहीं हो सका। या तो नौकर ने मारा है, जो पहले वाला नौकर था, अब जब वो किसी और के यहाँ काम कर रहा है, तो या फिर के बाप ने मारा है, लेकिन किसी के खिलाफ सबूत नहीं होता, इसलिए बाप को भी छोड़ना पड़ता है। और नौकर के यहाँ में पहले ही बयान आ चुके होते हैं। तो इस कत्ल के ऊपर एक मूवी बनती है। मूवी बनने के बाद किताब भी लिखी जाती, और आज भी 15 साल गुजरने के बाद भी ये मोस्ट वांटेड केस है इंडिया का, ये आज भी हल नहीं हो सका। आज भी वैसे का वैसे ही पड़ा हुआ है। सीबीआई की टीम भी यहाँ पे नाकाम हो जाती है और पुलिस भी नाकाम हो जाती है।